अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन इकनॉमिक्स में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, मारूफ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम मुकेली साहब जो कि साबिक वाइस चांसलर हैं मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के, और उसके साथ साथ आप ऑनरी एडवाइज़र भी हैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में। सर वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने बहुत से सवालात रखे थे आपके सामने। अब हम अपने इस डायलॉग को कंटिन्यू करते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी। जी सवाल हम हमेशा जब इकॉनमी की बात करते हैं तो हम हमेशा आईएमएफ और कर्ज़े की बात करते हैं। मेरा ये सवाल है कि हम अपनी इकॉनमी, इंडस्ट्रियल इकॉनमी, एग्रीकल्चरल इकॉनमी या टेक में भी मैं आपकी पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी कि हम उसमें कैसे खुद मुख्तार बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल डोनर्स। पिछले 40 साल से तो कह रहे हैं कि हमने इन्हिसार किया है कर्ज़ों पे। हर 100 रुपए की रेवेन्यू पे $225 रुपए के अखराजात है। हर $100 के एक्सपोर्ट पे $250 का इंपोर्ट है। और ये पिछले 25 साल से ये खसारा हम कर्ज़ों से पूरा कर रहे हैं। तो ये इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। मतलब हमने देखें, और हम सब इसके गिल्टी है। हमारे ही नलकों से पानी भर के बोतल में हमें पिलाते हैं, और अपना मुनाफा जो है, जो रुपयों में कम उनको मिलता है, क्योंकि हम रुपयों में बाई करते हैं, वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। सर ये अभी जो मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट जैसे हमने स्टार्ट की थी आज से 2-3 साल पहले, और अभी 7 अक्टूबर के बाद से फ़लस्तीन का जो इशू आया, तो अब हम डिपार्टमेंटल स्टोर में आवाम में एक शऊर जागा है कि अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ हम आएँ, अपनी प्रोडक्ट्स दें, अपने ब्रांड। सुपर मार्केट ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो अमीर इलाके हैं, वहाँ पाकिस्तानी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है आपको। लेकिन सर तब्दीली आई है, अभी इस मामले में तब्दीली आई है, लोगों की सोच बदली है, लेकिन बहुत नहीं। अब तो ये आलम हो गया है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो भी अपने नाम के साथ या अपनी प्रमोशन के अंदर पाकिस्तान का लफ्ज़ लगाते हैं कि जनाब हम वी लव पाकिस्तान, या वो ये तो नहीं कह सकते मेड इन पाकिस्तान, लेकिन वो कहते हैं वी लव पाकिस्तान, शहरों के नाम लगा देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं कि लोगों को एहसास हो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। नॉट मेक इट पाकिस्तानी। हाँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने कपड़े पाकिस्तानी पहन लिए डज नॉट मेक इट। नहीं, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, वो इसलिए उन्हें मार्केटिंग टेक्निक्स अपनानी पड़ रही है। ये लेकिन एक चीज़, हमारा पानी बिक रहा है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स सब बिक रही हैं, हमारी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो कि अगर आप राइस सीरियल ख़रीदते हैं, इम्पोर्टेड है। मैंने यहाँ जो चावल की फैक्ट्री है जिसकी, उससे मैंने कहा कि आपके घर में आप राइस सीरियल अगर खाते हैं तो कभी सोचा है कि आप ही का चावल वापस आता है? ठीक है। एक दवाई होती है जिसे बेरियम कहते हैं जी, एक्सरे लेते वक्त पिलाते हैं, वो बाराइट रॉक है, उससे बनता है। बाराइट रॉक खुशदार में बेतहाशा है। हम रॉक एक्सपोर्ट करते हैं रॉ फॉर्म में, और वो बाराइट बेरियम बन के ये तो सर इसमें तो फिर बहुत सारी मिसालें मिलेंगी वैल्यू एडिशन की जो आप बात कर रहे हैं, यानी हम जो है उसकी पैकेजिंग या उसको रिफाइन करना या उसकी ब्रांडिंग करना, वो बाहर होता है, रॉ हम बेचते हैं तो उसको, और उसकी कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यानी एक 10 रुपए की प्रोडक्ट 100 रुपए की फिर हम ले रहे होते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो पिछले 40-50 साल से इन्होंने इसको प्रमोट किया है जी, इस चीज़ को कि इम्पोर्ट कर। अच्छा, एक बहुत ही मज़ेखेज़ मिसाल दूं, जो कि मज़ेखेज़ तो नहीं है, रोने का मुकाम है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ये कहता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल अपना नहीं है तो रॉ मटेरियल पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाएं और उसकी फिनिश प्रोडक्ट पे ज़्यादा लगाएं। यानी अगर आप किताबें यहाँ बहुत सारी है, कागज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए, किताबों पे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लोग कागज़ मंगवा के यहाँ प्रिंटिंग करें और प्रिंटिंग इंडस्ट्री प्रमोट हो। ठीक, पाकिस्तान में कागज़ पे ड्यूटी ज़्यादा है, किताबों पे ड्यूटी ज़ीरो है। हाँ, उर्दू के कायदे बाहर से छप के आते हैं अब, ये बहुत बड़ा अलमी है। और यहाँ प्रिंटिंग प्रेस बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो सर कौन मशवरे कौन देता है सर? असल में इस मुल्क का मसला ये है कि एक छोटा सा ग्रोह है जो मशवरे देता है हुकूमत को उनके अपने फ़ायदे के लिए। ये पेपर इंडस्ट्री बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। जो तीन पेपर मिल हैं, तीनों के जो मालिकान हैं बहुत पावरफुल है इस मुल्क में। ठीक, वो पॉलिसी बनवाते हैं। क्यों पॉलिसी बदलती नहीं है? हम खामोश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब स्टूडेंट्स थे,
हम हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करते थे। शहर बहुत छोटा था, रीगल सिनेमा सेंटर था शहर का, इंटरनेट वगैरह नहीं था। हम बंस रोड जाके पैम्फलेट छपवाते थे जितने थोड़े बहुत पैसे होते थे और रीगल पे बांटते थे। वियतनाम में जंग चल रही थी, उसमें भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज स्टूडेंट्स किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं करता। सर ये तो बड़ा नाजुक आपने मौजू छेड़ दिया है और मेरा ये बड़ा वीक पॉइंट है, इस पर मैं बड़ी आवाज़ उठाता हूँ लेकिन कोई नहीं जागता है सर। किसी के पास टाइम नहीं है सड़क पे निकलने का, प्रोटेस्ट करने का। तो अभी ना निकले सड़क पे, हाँ। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास माउस है, आप अपना प्रोटेस्ट वहीं रिकॉर्ड करा लें। सर डर है, खौफ है इन्हें। खौफ की अब कोई इतना डर और इतना खौफ आ गया है कि लोग अब सोशल मीडिया पे भी आवाज़ नहीं उठा। मैं तो ज़ियाउल हक के वक्त से बोल रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने इज्जत नहीं बख्शी। अच्छा तो इसलिए डरना नहीं है भाई, आवाज़ उठानी है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर मैं इसको एक जुमले में कहूँगा, मेरी कैंपेन भी है ये, कि उम्मीद ज़िंदा है। और ये बेसिकली कैंपेन नहीं, ये डिबेट है ये। तो कुछ है, उम्मीद ज़िंदा है। उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है बशर्ते कि आप बाहर निकल के कुछ करें। घर बैठ के उम्मीद करना हासिल कुछ नहीं होगा। नहीं, आवाम तो ये सोचती है ना कि भाई जिनको हमने अख्तियार दे दिया है, जिनको हमने वोट दे दिए हैं, जिनको हमने कुर्सियों पे बैठा दिया है, जो हमारी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं, वो डिलीवर करेंगे, उनसे उम्मीद है। जी, वो असल में वहाँ भी एक फ़र्क है। वो ये कि हमने आपको वोट दे दिया, अब मेरा काम है कि घर जाकर सो जाऊँ, आप जो मर्ज़ी करें। हाँ। वोट देने के बाद भी तो आपने पूछना है उससे कि फिर वोट तो आपको दिया था ये काम करने के लिए, कर आप कुछ और रहे हैं। उनसे पूछे, उनका गिरबान पकड़े। और जीतने वाला अगर कहे कि आपने तो मुझे वोट ही नहीं दिया था, मैं तो आपके वोट से वजीर बना ही नहीं हूँ, मैं तो किसी और तरीके से वजीर बना हूँ, फिर क्या करेंगे? तो उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ सर? जो ये काम करते हैं। कौन काम करते हैं? जो ये बगैर वोट के वजीर बनवाते हैं। अच्छा, उनके खिलाफ बोले। अच्छा, कहाँ बोल सकते हैं सर? बोले, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, हाँ भाई, क्या हर मौके कहेंगे पे आप लोग? बोलता हूँ। सर मुश्किल में और फंसा भी रहे लोग बोलते हैं। सर, खुद भी मुश्किल में फंसना चाह रहे हैं और हमें भी मुश्किल में फंसा और रहे भी हैं। लोग बोलते हैं। अच्छा, ये अब तो बलूचिस्तान में तो ख़वातीन निकल आई है जो 5-5, 10-10 हज़ार के जुलूस लेके एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। हाँ। बोलते हैं लोग। जब तक नहीं बोलेंगे कुछ नहीं होगा। फिर आप खामोश रहें और हालात ख़राब हो जाए, फिर कंप्लेन करने का तो आपका हक नहीं है। जब ख़राब होने लगे थे तो आप उस वक्त तो नहीं निकले थे बाहर। कराची में अगर कचरा नहीं उठाया जा रहा हर जगह से, कितने कराची के लोग निकलते हैं इस पे प्रोटेस्ट करने के लिए। पानी नहीं है, टैंकर से आ जाएगा, खामोश रहो। बिजली नहीं है, जनरेटर लगा लो, खामोश रहो। सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड लगा लो, खामोश रहो। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि कुछ नहीं होगा उनके बाहर निकलने से। जब अगर वो निकल जाएंगे भी बाहर, जब आप वो दिन भी उल्टा ज़ाया हो जाएगा, उससे बेहतर है कुछ काम कर लो। ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं कुछ होता है। हाँ, और मेरा ज़ाती तजुर्बा है, हमने काम करवाया है। असल में यही कौम को जगाना है कि जब आप निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो होगा ये। इसमें मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि हमारा भी फेलियर रहा है। हमने कई बार, मैं आपको बताऊँ सर, स्ट्रीट क्राइम कराची में कितना होता है, इस पर हमने कई बार एहतजाज किया, प्रोटेस्ट की कॉल्स दी। और अमूमन तो ऐसा हुआ कि मैंने पिछले 15-20 दिनों में जब मैं एहतजाज करने जा रहा था, मैंने लिस्ट बनाई कि जिनके बड़े महंगे महंगे फ़ोन मेरे दोस्तों में या सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि जिनके गन पॉइंट पे चोरी हुए थे, मैंने उनको ज़ाती तौर पे कॉल्स की कि यार ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आना है आपने लाजमी। और उनमें से एक आदमी नहीं आया। फिर मुझे ख्याल आया 2-4 दिन बाद कि मैं यार फ़ोन करके पूछूं तो भाई क्यों नहीं आए, तुम्हारे साथ तो खुद हादसा हुआ था। तो यार क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता निकलने का। दूसरे ने कहा यार उस दिन यार एक शादी में जाना था। तीसरे ने कहा यार बस और उल्टा आता तो और पैसे लगते हैं, मोटरसाइकिल में डालता पैसे आप तक पहुंचता तो अब कोई फ़ायदा नहीं होना था। यानी ये आलम है हमारी एहसास ज़िम्मेदारी का कि दूसरों के लिए तो क्या आवाज़ उठाएंगे, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते जो खुद मुतासर होते हैं। और हम सब मुतासर हैं। हम पानी नहीं मिल रहा है, हमको बिजली इतनी महंगी मिल रही है, सड़कों का जो हाल है, अब आप देखें ना कि बारिशें होती हैं उसके बाद सड़कों का क्या हाल हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम अपनी बाइक पर या अपनी गाड़ियों के ऊपर हैं, तो जिन सड़कों पे चलती हैं उसके बाद जब वो मैकेनिक के पास जाती हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास जाती हैं, कारपेंटर के पास जाती हैं, तो वो अलग एक एक्सपेंडिचर आ जाता है। पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल खड्डे की वजह से गिरी और एक 22 साल खातून लड़की जी, MBA किया हुआ था, फौत हो गई
कराची की सड़कों पे, ये पिछले हफ्ते की बात है। बिल्कुल। तो लोग तो मसद गन पॉइंट पे भी मर रहे हैं, मोबाइल ना देते हुए, हल्की सी मुजाहिमत पे नौजवानों की हम बात हो रही है। लोग रोड एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में। और फिर ये जो सड़कों का हाल है, और फिर इसी वजह से एक बहुत बड़ा एक तो माफिया है ये स्ट्रीट क्राइम वाला, फिर एक बैगर्स का माफिया है। और कराची के अंदर बड़ा कामयाब है माफिया, क्योंकि जितनी सड़कें ख़राब होंगी, जितनी गाड़ी स्लो होगी, जितना ट्रैफिक जाम होगा, उतना फ़कीर बढ़ जाएंगे और फिर उनकी फ़कीरों की कमाई शुरू हो जाएगी। तो उससे भी वो भी एक बड़ा मसला है। तो इस पर हुकूमत को जागना होगा, पॉलिसीज़ बनानी होंगी ऐसी। और ख़ास तौर पे अब तो प्रोविंशियल बहुत ज़्यादा सूबाई असम्बली को अख्तियार मौजूद है ऐसे। और सिंध में तो अक्सरियत है, कोई मसला ही नहीं है। जो हुक्मरान जमात है उसके लिए कोई भी बिल लेकर आना और अप्रूव करना, उनको लाना होगा और ऐसी इंप्लीमेंटेशन लानी होगी जो ग्राउंड पे नजर आए, जिससे एक आम आदमी को जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इसके लिए अगर हुकूमत को भी जगाना पड़े, सूबाई हुकूमतों को भी जगाना पड़े, तो वो आप भी जगाना होगा। तो आपका जागना खुद ज़रूरी है और उनको जगाना ज़रूरी है। टाइम एक ब्रेक और ब्रेक कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान हाजिर खिदमत है। आज हम है न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, डॉक्टर असलम कैली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूपोर्ट के स्टूडेंट्स हैं। जी फरमाइए सर। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो IMF से पाकिस्तान कर्जा ले रहा है सर, उस कर्जे की वजह से हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जा रही है या फिर वो डिक्लाइन जा रही है? अगर वो डिक्लाइन जा रही है तो फिर सर वो जो हम कर्जा ले रहे हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। IMF जो है वो डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं देता। IMF वर्ल्ड बैंक देता है, एशियन बैंक देता है। IMF एक इमरजेंसी फंडिंग के लिए इदारा है कि वक्ती तौर पे अगर आपको अपनी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है, बैरूनी पेमेंट्स करने में मुश्किलात पेश आ रही है, तो IMF वो टेम्परेरी फंडिंग करता है। इसलिए IMF का जो फंडिंग का पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है। IMF जो भी पैसे देता है वो 3 साल के पीरियड के लिए देता है। जैसे कोविड आ गया, कोविड की वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपकी बहुत नुकसान में गई। आपको जो पिछले कर्ज़ों की अदायगी करनी थी आप नहीं कर पा रहे, तो आप IMF के पास जाएंगे। कोई सुनामी आ गया श्रीलंका में मसलन, उनका जो सारा जो बीच फ्रंट टूरिस्ट रिज़ॉर्ट था वो तबाह हो गया। उनकी टूरिस्ट नहीं आए उस साल, उनको फॉरेन एक्सचेंज की इनकम कमी हो गई, तो आप IMF के पास जाए। IMF इमरजेंसी फंडिंग करता है। हम IMF के पास 24th टाइम है, 24वां टाइम है कि हम IMF के पास गए हैं। कोई मुल्क दुनिया का इतनी दफ़ा नहीं गया IMF के पास। इंडिया आखिरी दफ़ा 91 में गया था, 1991 में, उसके बाद नहीं गया। हमारा मसला ये है गैर ज़िम्मेदारी का। अच्छा, IMF पैसे जब देती है तो हर 3 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करते हैं। इंस्टॉलमेंट को ट्रांच कहते हैं। हर ट्रांच रिलीज़ करते वक्त IMF कहती है अच्छा जो हमने शराइत लगाए थे वो आपने पूरे किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो अगला ट्रांच नहीं मिलेगा। पिछले 23 जो अग्रीमेंट्स थे IMF के साथ, वो 22 अग्रीमेंट IMF ने कैंसिल कर दिए चूँकि हमने उनके शराइत नहीं पूरे किए। हमारी हुकूमत का, हमारे हुक्मरानों का ये है कि जब पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है लोग कहते हैं आहा पैसे आ गए, ऐश करो। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं करनी। नए इदारे बना दो, नई अथॉरिटीज़ बना दो, नई मिनिस्ट्री बना दो और पैसे जो है वो खूब, नए कंटोनमेंट बना दो, ये सब। और फिर जब बिल्कुल बहरान आ जाता है तो फिर जाते हैं IMF के पास। तो IMF से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ग्रोथ आएगी। ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही है कि जितनी भी पैसे आप टैक्सों से ले रहे हैं, हमारे टैक्सों से, वो सारे हुकूमत सिविल सर्वेंट्स और फौजियों के तनख्वाहों और उनके उसमें ख़र्च कर देते हैं। डेवलपमेंट के लिए तो 1 रुपया भी नहीं बचता। ये डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, पोर्ट चाहिए, सड़क चाहिए। आपको पता है ये जो मछली पकड़ते हैं ठटा और बदीन के इलाके में, वो उन्होंने कहा कि सर हमारी जो ट्रक के नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ मछली होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए कि ट्रक उछलती है, सड़क इतनी ख़राब है, उसके हमें पैसे नहीं मिलते। चमन में जो
ग्रेप्स ग्रो करते हैं, अंगूर ग्रो करते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की। उन्होंने कहा जी जो ट्रक के नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो क्रश हो जाता है, उसके हमें पैसे नहीं मिलते, सड़क बहुत ख़राब है। हुकूमत सड़क बनाने के पैसे कहाँ से लाई? सारे पैसे तो उनके तनख्वाहों में चले जाते हैं। ये असल मसला है। और दूसरा ये मॉडल भी ठीक नहीं है सड़क वाला, इसीलिए इसके लिए भी इसमें भी बड़ी करप्शन हुई और हमने मोटरवेज बनाए और हमने पेट्रोल जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो उसकी इजारादारी कायम हुई। अगर इसके बदले स्टार्ट से ही अगर हमारी लॉजिस्टिक जो है वो ट्रेन के जरिए होती है और उसको हम मजबूत करते हैं तो हमारे पास ये सवाल ही पैदा नहीं ट्रेन होता। तो था 1970s के आखिर तक। हमारा जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होता था गुड्स का, वो ट्रेन के जरिए होता था। वो जब से एनएलसी बनी ट्रेन नुकसान में चली गई जी। और ज़र मुबादला भी ज़्यादा खर्च करने लगे, चूँकि पर किलोमीटर फ्यूल कंजम्पशन ट्रेन का 1/3 कम है ट्रक के मुकाबले में। जी अगर हम आज भी ट्रेन की तरफ चले जाएं बिल्कुल, तो हम तकरीबन 20% ऑयल कम इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, कम हमें वो पड़ेगा। लेकिन आपने हाईवेज का और मोटरवे की बात की। असल जो सड़क बनाने की ज़रूरत है वो फार्म टू मार्केट रोड बनाने की ज़रूरत है। वो हम बिल्कुल नहीं बनाते। ठीक। बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं और कहते हैं जी वाह कितनी तरक्की हो गई। लेकिन मेरा एक खेत है, वो खेत से मैं माल हाईवे तक ले कैसे जाऊँ? बिल्कुल, वो सड़क ही नहीं है, वो सड़क टूटी हुई है। सारा ही मेरी जो प्रोडक्ट है वो उसको पहुंचाते पहुंचाते डैमेज हो जाता है। तो इस पे नहीं है हुकूमत का ठीक है, तवज्जो। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ आते हैं जी, फरमाइए। आप लोग कहते हैं कि हम यूथ को संभालेंगे, तो यूथ को क्या दे रहे हैं जो वो आप संभालें? भाई यूथ को क्या दे रहे हैं? यूथ को सबसे पहले तो अच्छी तालीम मिलनी चाहिए जो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे स्कूल्स का जो हाल है, यूथ जो है वो बुनियादी तौर पे जिसके पास जितने पैसे हैं उस बुनियाद पे स्कूल में दाखिला लेती है, उसी बुनियाद पे आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेती है। तो ऑफ कोर्स जो है वो यूथ को जो डिलीवर करना चाहिए सरकार की जानिब से वो नहीं हो रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि आपने अपना हक जो है ना वो ज़बरदस्ती लेना है, आपने अपने आप को मनवाना है। और हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि इन बुरे हालात के अंदर भी बहुत बुरे हालात से भी बहुत ग्राउंड लेवल से भी ऐसे लोग निकल के आए हर शोबे के अंदर कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो अगर आप ये ब्लेम देंगे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा तो फिर तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इसी इन्वायरमेंट के अंदर जो मिसालें मौजूद हैं उनसे ज़्यादा ऊपर आप जा सकते हैं और आज भी टॉप की जगह खाली है। आज भी मैं आपसे सवाल करूं पाकिस्तान के 5 जिंदा साइंटिस्ट के नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों नौजवानों से सवाल किए और हज़ारों में से एक नौजवान नहीं मिला जिसने मुझे 5 साइंटिस्ट के नाम बता दिए। इसका मतलब टॉप की जगह खाली है। क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही फरमा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका सवाल ये कि हम हुकूमत या रियासत या हम क्या आपको दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? कभी मुतालबा भी किया आपने? ठीक है जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुतालबा हम करते हैं, जैसे आपने बोला कि आपके पास लैपटॉप है और माउस है, तो इस तरह की पोस्ट या फिर इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करना मैं ख़ुद भी करता हूँ इस तरह। लेकिन मतलब उससे आज तक कुछ खास फ़ायदा तो नहीं हुआ। थोड़ा सा फ़ायदा देखिए, कोई भी काम का फ़ायदा फ़ौरन नहीं होता, वो बिल्डअप होता है कि एक बात आप शुरू करते हैं और आपके साथी कितने आपको देते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने उसके लाइक्स होते हैं, कितने हिट्स होते हैं। और इस मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में, इंटरनेट पे अगर 1 मिलियन हिट्स हुए तो वो पॉलिसी इफ़ेक्ट करती है। हमारे मुल्क में नहीं करती। आपको सड़क पे भी आना पड़ेगा। और उसके अलावा एक और टिप भी मैं आपको दे देता हूँ। मुझे तो आपने रब्ता नहीं किया कभी यार, ठीक है। मसद अगर आपको इतनी फ़िक्र होती तो आप ढूंढते ना कि यार पाकिस्तान में कौन से लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान में ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, एक मिनट, कि जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कौन से नौजवान हैं जो आपकी तरह सेम फ्रीक्वेंसी पर है। देखिए, इंडिविजुअल एक वैल्यू करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, आपको पेयर्स ग्रुप बनाने पड़ते हैं। सर वही तो आपने थोड़ी देर बाद ये बात आपने खुद बोली थी कि आज के स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी जॉब वगैरह छोड़ दें। अब मैं हूँ तो मतलब
मेरी फैमिली थोड़ा बहुत मुझ पर भी डिपेंड करती है। ठीक है। ठीक है, मैं कमाता हूँ, जैसे इकोनॉमिक की बात होगी तो मतलब उनको भी मुझे देना पड़ता है। अगर मैं अपनी पढ़ाई वगैरह मतलब पढ़ाई को साइड पे रखूँ और अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के इस तरह के ग्रुप्स ढूंढता रहूँगा तो मतलब नहीं, मेरी इसमें फैमिली इतना को किस टाइम तरह नहीं देना है यार। आज वरना अगर इस तरह का सीन है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो मोबाइल का स्क्रीन आवर है वो हर नौजवान पाकिस्तान में स्मार्टफोन पे 4 घंटे मोबाइल पे होता है। ठीक है, आप 24 घंटे में से वैसे ही आपके 4 घंटे तो चले गए, 20 घंटे का दिन बचा आपका। लेकिन उन 4 घंटे में अगर आप 10 मिनट इसमें लगा देना पॉजिटिव, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस तरफ, कि आप अपनी आवाज़ सही जगह पहुंचा सकें, सही ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकें, एक जो है कारवां बना सकें, तो आप डायरेक्शन सही लेनी है तो रिजल्ट्स निकलेंगे। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेशन है। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं एवरी वीक 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सवाल करें, और आप यकीन जाने अक्सर ऐसा होता है पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और मुश्किल से एक सवाल आता है या 2 सवाल आते हैं, और वो भी इस काबिल नहीं होते कि हम उसे ऑन एयर कर सकें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई। जी प्लीज़। प्रॉब्लम्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लस पॉइंट है उनको बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है। हम अगर सेल्फ कंट्रीब्यूशन और माय कंट्रीब्यूशन को अगर फोकस करें और इंटीग्रिटी पर फोकस करें, इंटेंशंस आएंगे। लेकिन एक केस स्टडी, एक वेबिनार सेशन करवाया था जिसमें एक एक्सटर्नल फॉरेनर ने यह डिस्कस किया, पाकिस्तानी थे वो भी, कि अमेज़ॉन पर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, रिस्ट्रिक्टेड किए गए ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी। वो उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट करते, कोई ना कोई प्रॉमिस करते और उसको फुलफिल नहीं करते, वो ऑर्डर को सप्लाई नहीं करते या उसकी कंप्लाइंस नहीं होती। तो हम एज ए यूथ अपना इमेज बना भी रहे हैं और अब अपना इमेज बिगाड़ भी रहे हैं। हम जो भी काम करें, हमारे पास बहुत सारा इकोनॉमी में ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर अपना, साल्ट अपना, ऑयल्स अपने, माइंस अपने, कोल अपना, फ्यूल अपना, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग हमारे पास इंटीग्रिटी अपनी नहीं है, हमारे पास ऑनेस्टी नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बहुत सही कहा है। आप देखें ना, आपने कहा था रिसोर्सेज, तो मैं सिर्फ एक फ्रूट का एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जितने फ्रूट हैं, और क्योंकि हमारे पास 4 वेदर हैं, और द क्वालिटी फ्रूट मेरे ख्याल में शायद ही कहीं दुनिया में हो। आप एप्पल ले लें, पोमेग्रेनेट ले लें, जो भी फ्रूट ले लें, बनाना ले लें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम जब इंग्लैंड में होते थे, पढ़ते थे, तो हम चावल खाते थे, हमें लगता था कि पाकिस्तानी बासमती है, लिखा नाम होता था इंडियन टिल्डा। पता चलता था कि वो दुबई जाता है और वहाँ से फिर पैकेजिंग और ब्रांडिंग वो के वास्ते। और सबसे बड़ा अलमिया ये था कि हम जब पाकिस्तान से लेते थे तो उनको ये कंफर्म नहीं होता था कि अगली बार ये ट्रांच जो है वो सही क्वालिटी की आएगी या नहीं आएगी। तो हमें एज अ नेशन सर, जो हम अपना ट्रस्ट खो चुके हैं, जो हमारा अपना जो है ना इंटीग्रेट, हमारी जो ऑनेस्टी जो है वो चली गई है। यानी कि आप सब कुछ चले जाए, ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी चली गई है सर। दैट्स द बिगेस्ट इशू। मेरे ख्याल में अगर वो इस 14 अगस्त को हमारे एक प्रोफेसर ने बड़ा कही कि हमारी अगर नीयत ठीक हो जाए तो ये मुल्क ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम इंटेग्रिटी वाले लोग नहीं हैं या हम बुरे लोग हैं। इंसान हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन माहौल फिर हमें बनाता है जी, हम जैसे भी है। ये इंटेग्रिटी तो एक मॉरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारी बात जनरेट होती है कानून की पाबंदी से। अगर मैंने एक एक्सपोर्ट के लिए, क्वालिटी के लिए कमिट किया और उसमें नहीं किया, वो डिलीवर नहीं किया, तो क्या हमारी हुकूमत मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है? जो हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं करती है, चूँकि मेरे पास ज़राए है, किसी को फ़ोन करवा दिया, किसी को पैसे दे दिए और निकल गए जी। और ये तो आपने बात की पहले जो उस प्रोसेस के अंदर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या ऐसे चेक लगे हुए हैं कि हमें हमारी जरूरत ही ना हो कि हम बेईमानी कर सकें? अगर चेक है भी तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, चूँकि हम निकल सकते हैं। आज की खबर है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ शायद 6 साल पहले एक बस ड्राइवर रेकलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ, मेरा ख्याल है 4 लोग फौत भी हो गए। आज उसे 32 साल की सज़ा हुई है। 2 हफ्ते पहले एक शारा फैसल पे एक्सीडेंट हुआ, कारसास पे। ऑलरेडी
उसको माफ़ करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी ठीक है, जब आप कानून को इन्फोर्स नहीं करेंगे तो जो मैसेज जाएगा वो ये है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, आप चोरी कर सकते हैं, आप बेईमानी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन गेट अवे विथ इट यू विल गेट अवे विथ इट। तो एक कल्चर बन जाता है कानून की खिलाफ वर्जी का। सड़क पे यही है ना, रेड लाइट है, पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो जाओ। तो और सर अक्सर देखा हमने अमेरिका में, ख़ास तौर पे यूरोप में भी देखा कि अगर किसी ने नशा किया हुआ है और अगर वो सैटरडे नाइट को किसी भी वेन्यू से बाहर निकलता है तो वो टैक्सी लेगा और उसमें घर जाएगा। और वो अक्सर ऐसा होता है कि वो बोलता है टैक्सी ड्राइवर से कि मेरे पास गाड़ी मौजूद है, लेकिन मैं गाड़ी वहीं छोड़ दी मैंने क्योंकि मैंने नशा किया हुआ है, तो मैं इस पर गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर मैंने गाड़ी चलाई तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ना सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो वकील है या डॉक्टर है तो उस प्रोफेशन का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा मुझ पर जुर्माना अलग लगेगा और मुझे सज़ा अलग होगी। तो कानून का जब डर होता है तो कौमें फिर सुधरती हैं। तो ये कानून का डर कहाँ से ख़त्म हुआ? आज से शायद 60 साल पहले जब मार्शल लॉ लगना शुरू हुआ, जी आइन को आपने कहा और जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि कागज़ का टुकड़ा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप आइन तोड़ते हैं और कानून तोड़ते हैं तो फिर मैसेज अक्रॉस द बोर्ड सबको जाता है कि मैं भी कानून तोड़ सकता हूँ। जी फरमाइए। HEC का हमारे पास जो रीसेंट प्रोग्राम है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, राइट, फॉर PhD ओनली। तो काइंडली HEC को आप ये रिक्वेस्ट करें कि वो मास्टर्स के लिए हमारे ब्रेन्स को बाहर इन्वेस्ट नहीं करने दें, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए ही स्टूडेंट को इनिशिएट करवाते हैं कि जी आप आएँ MS प्लस PhD को प्रोसीड करें, तो ये हमारी यूथ को आप बचा लेंगे, वरना यहाँ पे कोई भी अच्छा बच्चा नहीं रहने वाला। ओकेली साहब आप फरमाइए। मेरे ख्याल में दुनिया पूरी में इंटरनेशनल एजुकेशन क्योंकि जहाँ भी अच्छी होती है तो वो प्रमोट की जाती है। मसला ये कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बच्चे वापस आएँ, यहाँ आके करें। देखिए बाहर पढ़ना कोई मसला नहीं है, और पढ़ना जिस लेवल की टॉप यूनिवर्सिटीज़ बाहर है, मैं तो समझता हूँ हमारे बच्चों को जाना चाहिए। कुछ इंसान के बच्चे बन के वापस आएंगे, वहाँ आके पढ़ेंगे। तो मसला ये है कि रिजवान, आपने जो डिस्कशन हुई थी कि काफ़ी अरसे तक हम समझते थे कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक प्राइमरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट। वेदर लॉ जो भी है, लेकिन एक बार रूथलेस फॉर एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, रूल ऑफ लॉ जो है ना वो जब इम्प्लीमेंट होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रूल्स के लिए कहते हैं कि रूल्स आर फॉर द फूल्स। अच्छा सर, जब से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है हम पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब बता सकते हैं कि क्या बुराई है क्या नहीं, ठीक है। एक बोलेगा कि लोड शेडिंग का मसला है, दूसरा क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, टैंकर माफिया। सर मैं चाहता हूँ आप दोनों हमें जितनी भी यूथ बैठी हुई है एक कोई प्लस पॉइंट बता दे ताकि हमारी यूथ की एक उम्मीद जिंदा रहे। वाह, ज़बरदस्त, ये एक्सीलेंट, अच्छा जुमला कह दिया सर, उम्मीद ज़िंदा होनी चाहिए। बस इसी पे हम कंक्लूड करेंगे कि इनको उम्मीद की तरफ कैसे लाएंगे। देखें, मसाइल का तो सबको पता है, मतलब हम रोज़ाना मसाइल को फेस करते हैं, तो यहाँ हम मसाइल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मसाइल का रूट कॉज डिस्कस कर रहे हैं। रूट कॉज ये है कि हमारी जो हुक्मरानी है वो ठीक नहीं है, हमारे वसाइल जहाँ जा रहे हैं वो हमें हमारे ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस पे हमें ज़ोर देना है। क्या हम लोगों को पकड़ते हैं? मैंने इसलिए रिज़ाइन किया, बात तो रिजिग्नेशन से शुरू हुई थी कि अगर आपने हुकूमत के अखराजात को ज़ाय करने से नहीं रोकना है तो मैं उस कमेटी में बैठना नहीं चाहता। मैं एडवाइज़र था सिंध गवर्नमेंट का, मुझे निकाल दिया गया इसलिए कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मैं अप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आपको करनी है, अभी चले, अभी करते हैं। आप सबके पास इंटरनेट है, आप सब सोशल मीडिया पे है। आप ये मुतालबा शुरू करें कि हुकूमत आधी मिनिस्ट्री बंद करें। 42 मिनिस्ट्रीज़ हैं इस्लामाबाद में, आप ये मुतालबा करें कि 20 बंद करें। ये एक नारा बना लें और इसको लेके चलें। जब वो पैसे बचेंगे ना तो आपका खसारा कम होगा।
जब खसारा कम होगा तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी तो IMF के कहने पे बिजली के बिल नहीं आपके ज़्यादा होंगे। एक काम तो यहाँ से लेके निकले, यहाँ से तो स्टार्ट एक वन पॉइंट एजेंडा ठीक है जी। कि 20 मिनिस्ट्रियाँ बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल हो जानी चाहिए, ये एक बिल्कुल 1 पॉइंट हो जानी चाहिए। वैसे तो सारी बंद कर दें सर, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 20 तो बंद चले करें ना। जो बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दें। सर ये कंक्लूड मेरे ख्याल करेंगे, में एक डॉक्टर साहब कंक्लूड करेंगे। बड़ी अच्छी बात की जी। कि हमारा जो बिगेस्ट रिसोर्स इस वक्त है, जो हमारा एक उम्मीद है कि हम वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, यंगेस्ट एवरेज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हाँ हमारी 23-24 ईयर एज की एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज एज है। जी। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा हमारा रिसोर्स है कि हमारी अगर यूथ जो कि इतनी बड़ी तादाद में है, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन को छोड़ दें, लेकिन जो यूथ है अगर वो अपनी नीयतें ठीक कर ले और ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। सर मैं ये कहूँ आपकी बात से, पाकिस्तान वसाइल के हवाले से एक अमीर मुल्क है जी। जो इंडस वैली है, इसने सदियों तक पूरे खित्ते को खुराक दिया है जी। हमने बिगाड़ा है उसको। हमारा पर एकड़ ईल्ड बहुत कम है, हम इसको डबल कर सकते हैं। फिर हमें कोई फूड इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑयल है, गैस है, कोयला है, वसाइल बहुत है। वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम सब सो रहे हैं। हम मुतालबा नहीं करते हैं कि इस पे काम होना चाहिए। हम ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इसको आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं हर बजट को कि ये बजट कहाँ जा रहा है और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चलो ये करें सर, बहुत शुक्रिया और मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, डॉक्टर असलम मुकेली साहब। हमने आपके साथ सर 2 एपिसोड्स की और मुझे अभी महसूस हो रहा है कि क्योंकि स्टूडेंट भी बड़े ज़बरदस्त डायनामिक रहे हमारे साथ, उन्होंने इतने सवालात किए और मेरे सवालात फिर भी रह गए हैं अभी कुछ, और तो वो कुछ चीज़ें रहनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ छोड़ के जाना चाहिए तो अच्छा रहता है। अब अमल की ज़रूरत है। ये इकनॉमिक के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने दवा तजवीज़ कर दी है और जज्बा भी दिया है नौजवानों को ख़ास तौर पे कि भाई आप लोग आवाज़ उठाएं, बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें। लेकिन अगर आप जो हैं वो इस दवा पे अमल नहीं करेंगे तो हालात फिर मुस्तकिल यही रहेंगे। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।